वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 6 का पार्ट 2 जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो बेसिक्स था यानी किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी फंक्शनैलिटी है, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम उसके अदर पार्ट्स, हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। यस, सो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, तो किडनी में कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं जो किडनी को रेगुलेट करते हैं कि कितना जो ब्लड है वो फिल्टर करेगा, उसमें से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसे फिल्टर आउट करना है और कितना नहीं करना है। ओके, सो देयर इज अ मैकेनिज्म नोन एज रास मैकेनिज्म, और इस रास मैकेनिज्म में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं पर्टिकुलर उसके फंक्शन के लिए, जैसे कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, ये तीनों हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। और इस पर्टिकुलर सिस्टम को जब ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं तब इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, मींस रास सिस्टम। ठीक है, तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कब काम करता है? जब हमारी बॉडी में, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाता है। ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। अब जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा तो क्या होगा, ब्लड में पानी का कंटेंट भी कम होगा, वाटर कंटेंट कम होगा, तो उसका जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है। उस पर्टिकुलर केस में जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया है, फ्लूइड यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो भी कम हो गया है, तो ब्लड स्लो मूव कर रहा है ना, स्लो मूव कर रहा है, तो वो ब्लड प्रेशर कम हो गया है। तो उस केस में ये जो किडनी है, हमारी किडनी जो है, ये जो किडनी है वो क्या करेगी, एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करती है जिसे बोलते हैं रेनिन। ओके, सो दिस रेनिन रिलीज फ्रॉम किडनी, किडनी से रेनिन रिलीज होता है और ये फिर क्या करता है, लिवर के पास, ये यहाँ पर लिवर पर बताया हुआ है आपको, ये जो लिवर है, इस लिवर के पास एक प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है एंजियोटेंसिनोजन। इसको ये रेनिन जाके इस प्रोटीन को, जो एंजियोटेंसिनोजन है, उसे कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, एंजियोटेंसिन को टेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है कौन, रेनिन। रेनिन ने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, ये एंजियोटेंसिन 1 भी अभी फंक्शनैलिटी फॉर्म में नहीं आया है, इसको एक दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा, एंजियोटेंसिन 2। पर इसको कन्वर्ट करने के लिए रेनिन काम में नहीं आएगा। यहां पर इसको एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए लंग्स, ये जो यहां पर लंग्स दिए हुए हैं, लंग्स से एक पर्टिकुलर एंजाइम रिलीज होता है जिसे कहते हैं ACE एंजाइम, दैट इज उसका फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो ACE एंजाइम जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को, यहां पर हम लिखेंगे ACE, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये जो होता है ये एक एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो एक्टिव फॉर्म है ये कई तरीके से क्या करती है, जो ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है, जो फ्लूइड का वॉल्यूम डाउन हो गया है, उसको बढ़ाने का काम करती है। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 जो ब्लड कैपिलरीज हैं हमारी, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जो उसका डायामीटर, ये देखिए जो डायामीटर बनाया हुआ है, ये जो डायामीटर बनाया हुआ है, मेरा पेन किधर गया, यस, ये जो डायामीटर बनाया हुआ है ये ज्यादा है, इसको क्या किया, छोटा कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करा डायामीटर को नैरो करने के लिए, डायामीटर को नैरो करने के लिए स्टिमुलेट किया किसने, एंजियोटेंसिन 2 ने। ठीक है, पहला काम किया। तो जब डायामीटर कम हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो स्लो चल रहा था वो फास्ट होगा, तो ब्लड प्रेशर अप होगा, है ना। तो ब्लड प्रेशर इस तरीके से ये अप करने का काम करेगा जो कि ड्रॉप हो गया था। दूसरा ये काम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल जो ग्लैंड होती हैं उसको, जो किडनी के ऊपर ही लगी हुई होती हैं, उससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करने का काम करता है। और जो फिर जब एल्डोस्टेरोन सिक्रीट हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड से, ये एड्रिनल ग्लैंड है ये पर्टिकुलर, तो वो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, किडनी को कंडीशनली
मतलब रीएब्जॉर्ब कराएगा जो एक्स्ट्रा NaCl यानी कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रिलीज हो रहे थे, बाहर जा रहे थे कलेक्टिंग डक्ट में और फिर यूरिन के साथ जा रहे थे, उसको रीएब्जॉर्ब करता है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिंग डक्ट में और DCT में कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स का, NaCl का और वाटर का। तो वो जो कंडीशनल है वो इसी केस में है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। अब जब यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड ने एक्टिवेट होके वाटर को दोबारा एब्जॉर्ब कराया, NaCl को दोबारा एब्जॉर्ब कराया, तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड का प्रेशर बढ़ा, और ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो जो ब्लड डाउन हो रहा था वो ब्लड का प्रेशर बढ़ा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, और जैसे बढ़ा तो टोटल वॉल्यूम बढ़ गया, तो फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी बढ़ गई। इस तरीके से ये जो रास मैकेनिज्म है वो काम करती है। और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? किडनी हमारा इन्वॉल्व है, ठीक है, हमारा लिवर इन्वॉल्व होता है, हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और ग्लैंड्स में ये जो है एड्रिनल ग्लैंड भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं कि ये रास मैकेनिज्म कैसे काम करती है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में ये कब काम करेगा? सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि उस केस में ये काम करेगा जब बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो गया है। बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो गया है और बॉडी में जो फ्लूइड का कंटेंट है वो कम हो गया है, तो हमारी जो किडनी है उससे एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे बोला जाएगा रेनिन हार्मोन। वो लिवर में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन नामक प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंड देन ACE एंजाइम जो कहां से मिलेगा? लिवर से मिलेगा, वो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन 2, ये जो मैंने आपके सामने बनाई हुई है इसको बोलेंगे एक्टिव फॉर्म। ये एक्टिव होती है और ये फिर क्या करेगा? नैरो करेगी ब्लड वेसल को। ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी तो ब्लड तेजी से बढ़ने लगेगा आगे, तो यानी कि ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे? ये एड्रिनल ग्लैंड पर जाकर एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट कराने का काम करेगा, उसे स्टिमुलेट कराएगा। तो एल्डोस्टेरोन कंडीशनल वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन कराता है, कहाँ? DCT से और कलेक्टिंग डक्ट से। तो जब वो वाटर जो बाहर जा रहा था यूरिन के साथ वो दोबारा से बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो गया, तो क्या हुआ? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, है ना? तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, जब ये दोनों चीजें बढ़ गई तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बढ़ गया, और इसी मैकेनिज्म को बोला जाता है रास मैकेनिज्म। ठीक है, सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए आपके? चलें मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, दूसरा जो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो रिलेटेड होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन से, जिसे बोलते हैं ADH हार्मोन, या फिर जिसे बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। व्हाट वी कॉल ADH हार्मोन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन अपने आप में ये टर्म बता रहा है कि ये क्या करता है, ये वेसल्स को क्या करता है? प्रेस करता है। ठीक है, तो और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये क्या बता रहा है? डायूरेटिक टर्म अपने आप में क्या बताता है? ये डायूरेटिक टर्म अपने आप में ये बताता है कि बहुत ज्यादा बार मिच्युरेशन की फीलिंग होना या यूरिन पास करना, यानी कि हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाए, और एंटी डायूरेटिक यानी कि वो जो वाटर लॉस हो रहा है उसको रोका जाए। वो हार्मोन जो रेस्पॉन्सिबल होता है उस वाटर लॉस को रोकने के लिए। तो जो वाटर जा रहा है यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहा है उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब करने के लिए जो रेगुलेटर यहाँ लगा हुआ है, जो हार्मोन यहाँ पर लगा हुआ है जो काम करता है, उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं या वैसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ये रिलीज कहाँ से होता है? ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ठीक है, सो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सेसिव फ्लूइड लॉस एक्टिवेट osmoreceptors leading to the release of antidiuretic hormone और वैसोप्रेसिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जब हमारे फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस होता है, एक्सेसिव लॉस का मतलब हमारा पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है और जो बॉडी है उसमें नहीं बच रहा है, तो फिर वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है। अब ये टर्म से ही आपको समझ जाना है, एंटी डायूरेटिक है यानी कि ये डायूरेटिक जो बिहेवियर है उसके अगेंस्ट में है ना, वाटर लॉस को रोकेगा ये। ठीक है, सो ADH फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन। ये क्या फैसिलिटेट करता है? वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग एक्सेसिव डायूरेसिस। डायूरेसिस जो है
उसको प्रिवेंट करता है। बाकी क्या करेगा, ADH ऑल्सो कंस्ट्रक्ट दी ब्लड वेसल्स इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। जब ये भी नैरो डाउन करेगा ब्लड कैपिलरीज को, तो क्या होगा, जब नैरो होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जो एक्स्ट्रा वाटर रिलीज हो रहा है उसको वो रीएब्सॉर्ब कराने का काम करेगा। इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ाने का काम करेगा ये। और जब ये चीजें बढ़ जाएंगी तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट भी बढ़ जाएगी, है ना। और ये सब होता कब है, जब हम, और इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है ब्लड की, वो हाई होती है। क्यों हाई हो रही है, क्योंकि भाई यहां पर वाटर लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है उस टाइम ब्लड में। उस पर्टिकुलर केस में जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, नैरो डाउन करेगा वेसल्स को, ताकि ब्लड का फ्लो बढ़े, ब्लड प्रेशर बढ़े, जो एक्सेस वाटर रिलीज हो रहा था उसको रीएब्सॉर्ब कराने का काम करेगा, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़े। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो ऑस्मोलैरिटी हाई हो रही थी उसको ये क्या करेगा, लोअर करने का काम करेगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हार्मोन या कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। तो उसका नाम है एड्रिनल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, और जिसे ANF कहा जाता है। ANF कब किस सिचुएशन में काम करता है, किडनी की फंक्शनैलिटी में। ANF उस सिचुएशन में काम करता है जब हमारे हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है। जब हमारे हार्ट का ब्लड प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है, उस टाइम पर ANF काम करता है। सो इंक्रीज ब्लड फ्लो फ्रॉम द एट्रिया ऑफ द हार्ट ट्रिगर द रिलीज ऑफ ANF। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो इस पर्टिकुलर फैक्टर को ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है अपना काम करने के लिए। जब ब्लड प्रेशर हाई है यानी बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है पूरी की पूरी बॉडी में, तो ये ANF क्या करेगा, भाई बहुत ज्यादा हाई है तो इसको लोअर डाउन करेगा। लोअर डाउन करने के लिए क्या होगा कि हमारी जो ब्लड कैपिलरी है जिसका इतना डायामीटर हो रहा था, हाई था, तो यानी वो नैरो डाउन है, तो उसका डायामीटर बढ़ाने का काम करेगा, यानी इसको डायलेट करने का काम, डायलेट करने का काम करेगा। और इसीलिए इसको बोला जाता है, ये मैंने गलत लिख दिया है, वैसो डायलेटर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वैसो डायलेटर। वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड करने का काम करता है। ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल एक्सपेंड हो गई। ये ब्लड वेसल कैसी थी, नैरो डाउन थी, और ये एक्सपेंड हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ ANF। ANF कब स्टिमुलेट हुआ, जब ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, BP हाई हो रहा है। BP हाई हो रहा है तो सिग्नल पहुंचाएगा, एट्रिया का सिग्नल पहुंचाएगा ANF के पास, और उसे कहेगा भैया इसको रिलीज करो, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो वो ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, जो है डायलेट कर देगा, उसको, उसका डायमीटर बढ़ा देगा। डायमीटर बढ़ा देगा तो ब्लड का फ्लो उतनी तेजी से होगा नहीं, ब्लड प्रेशर धीरे 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 लोअर डाउन हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये जो रास मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था उसके ऊपर चेक रखता है। ठीक है, ये लोअर डाउन करता है, वो हाई करता है, जस्ट अपोजिट होता है ये, जस्ट अपोजिट टू रास मैकेनिज्म। ठीक है, उसके ऊपर ये चेक रखता है, पूरा चेक रखता है कि भाई ये बहुत ज्यादा हाई ना कर दे ब्लड प्रेशर। तो बिल्कुल यहां लिखा हुआ है ANF एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, एंड इट एक्ट्स एज अ, इट कॉज अ वेसोडाइलेटर। ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ये जस्ट अपोजिट है। रास मैकेनिज्म कब काम कर रही थी, जब ब्लड का प्रेशर लो था, है ना। ये कब काम कर रहा है, जब ब्लड का प्रेशर हाई है, तो जस्ट अपोजिट हुआ ना। और रास मैकेनिज्म ये चेक रख रहा है, वो हाई करेगा, ये लो करेगा, तभी एक ऑप्टिमम सिचुएशन में ब्लड वेसल्स रहती हैं और ब्लड का फ्लो रहता है, ब्लड का वॉल्यूम होता है एक नॉर्मल पर्सन में जिसकी किडनी नॉर्मली काम कर रही है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अब देखते हैं कि ये जितनी भी अभी तक स्टोरी थी, ये जितना भी डिस्कशन थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, ये हमने किए किडनी से रिलेटेड, है ना। लेकिन किडनी के अलावा कुछ और ऑर्गन्स भी होते हैं हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। वो कौन से ऑर्गन्स हैं, उन सबको अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है लंग्स।
लंग्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? लंग्स एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अवर बॉडी। ठीक है, लंग्स हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, और उसको यूटिलाइज करके हमारी सेल्स जो है क्या करती हैं, एनर्जी बनाती हैं, और एज अ बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और वो भी एक तरीके का बाई प्रोडक्ट ही है। भाई जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किडनी के थ्रू निकल गया, जो और नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा जो टॉक्सिक मटेरियल है वो अलग अलग ऑर्गन्स निकाल रहे हैं, जिसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको रिलीज करने का या उसे एक्सक्रीट करने का काम जो करता है वो लंग करता है। तो इट एक्चुअली एक्सपेल मोर देन 18 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डे। ये 18 लीटर जो कार्बन डाइऑक्साइड है पर डे रिलीज करने का काम करता है हमारा लंग। ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिमूव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर भी थ्रू ब्रीदिंग एक्सहेल कर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं तो उसके साथ कई अमाउंट में वाटर वेपर भी रिलीज होती हैं, विच इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका पूरा जो क्या रिलीज होता है, कितने एटीपी बनते हैं, कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में अच्छे से पहले ही पढ़ रखा है, तो उस पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रही लंग की बात। लंग के अलावा दूसरा कौन सा ऑर्गन है जो काम करता है? वो है लिवर। ठीक है, तो लिवर क्या है? ये तो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है उसका नाम क्या है? लिवर। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लिवर। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये पॉइंट भी हमें याद होना चाहिए। सो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है, और ये क्या सिक्रीट करती है? ये बाइल जूस सिक्रीट करती है। बाइल जूस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? बाइल जूस रेस्पॉन्सिबल होता है फैट के डाइजेशन के लिए। जो भी हम फैट खाते हैं अपनी डाइट में, उसका डाइजेशन मेनली कौन करता है? बाइल जूस करता है। ठीक है, और जब डाइजेशन के बाद एज अ बेस्ट प्रोडक्ट जो चीजें बचती हैं वो क्या होती हैं? बिलीरुबिन हो गई, बिलीवर्लिन हो गई, तो इनका भी रिलीज, क्योंकि ये भी फिर बाई प्रोडक्ट है, ये बच गई। अब ये कैसे रिलीज होंगे, है ना? तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट था उसे किडनी ने रिलीज किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसे लंग ने रिलीज किया, बाइल के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको कौन रिलीज कर रहा है? लिवर रिलीज कर रहा है। ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, बिलीरुबिन है, इन सबको, एंड मेटाबॉलिक स्टेरॉइड, हार्मोन, विटामिन, इन सभी चीजों को लिवर रिलीज करता है। और ये क्या करता है? ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट होता है उसके साथ ही मिक्स करके ये जो है एक्सक्रीटा की फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये लिवर का फंक्शन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन से ऑर्गन है। चौथी जिस चीज की बात हम यहां करेंगे ऑर्गन की, वो है सेबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। ये कहां प्रेजेंट होती हैं? ऑब्वियसली ये स्किन में प्रेजेंट होती हैं। स्वेट ग्लैंड क्या करती है? स्वेट ग्लैंड जब बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को गर्मी लगती है, हम आपको पता है समर्स जब होते हैं तो हमें अगर आजकल तो सुविधाएं हैं, एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं, लोग ऑफिसेज में ज्यादा रहते हैं, लेकिन अगर आपको ये नॉर्मल 40-45 डिग्री में इस तरीके की फैसिलिटीज ना मिले तो, या लाइट अचानक चली जाए तो क्या करता है, या हमने कोई वर्कआउट किया है, या हम कहीं मार्केट में निकले हुए हैं धूप में, तो हमारी बॉडी क्या करती है? स्वेटिंग करती है। स्वेटिंग क्यों कर रही है? स्वेटिंग कर रही है कि बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसे मेंटेन करने के लिए, बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो बना रहे, है ना? तो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर बना रहे, बॉडी को कूल डाउन करने के लिए वाटर एज अ फॉर्म ऑफ स्वेट निकलता है। उसमें कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, वो निकलता है। जैसे सॉल्ट कौन कौन से होंगे? उसमें कुछ यूरिया होगा, लैक्टिक एसिड होगा, NaCl होगा। तो वो जब रिलीज होंगे तो वो क्या करेगा? बॉडी को ठंडा करने का काम करेगा। तो जो एक्सिस वाटर है, एक्सिस आयनिक कंपोनेंट्स हैं, वो भी स्वेट ग्लैंड के थ्रू, इस वाटरी फ्लूइड के थ्रू निकलते हैं, और ये भी एक तरीके से एक्सक्रीट होता है जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। सो प्राइमरी फंक्शन स्वेटिंग का है कूलिंग इफेक्ट, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, बट इट ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, स्वेटिंग के थ्रू वेस्ट का भी रिमूवल होता है। सिमिलरली जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उससे किस चीज का रिमूवल होता है? आपको पता है सेबेशियस ग्लैंड इज मेनली रेस्पॉन्सिबल, क्या चीज बनाती है? सीवम बनाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्स बनाती है, या जो स्टीरॉइड्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन, जो ऑयली स्किन कई बार किसी लोगों किसी की होती है जिसको बहुत ज्यादा पिंपल्स आते हैं, तो कहते हैं कि भाई आप बार बार मुंह धोया करो,
हैं, या फिर आपको एंटी पिंपल क्रीम्स जो हैं वो बताई जाती हैं। ये कहा जाता है आप कम फैटी खाना खाया करो, कम ऑयली खाया करो। तो ये सेबेशियस ग्लैंड मेनली ऑयल फॉर्मेशन का काम करती हैं, वैक्स फॉर्मेशन का काम करती हैं, और यही जो वेस्ट प्रोडक्ट जो ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर ऑयल वगैरह रहता है या जिसकी डाइट में ज्यादा ऑयल रहता है, वो रिलीज करने का काम करती हैं थ्रू स्किन। सो दिस सिक्रीशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिंग ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। यस, प्रोटेक्टिंग ऑयली कवरिंग तो ये बनाती ही है ताकि जो नॉर्मल जर्म्स हैं वो ना रह पाए और वो वाटर पड़ते ही वो हट जाएं। लेकिन इसके अलावा अगर ये एक्सेस में होगा तो वो स्किन से इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ, लोगों को होता है ना, पिंपल्स बन हो रहे हैं और स्किन की जो प्रॉब्लम हो रही है वो उस फॉर्म में अपने एक्सेस प्रोडक्ट्स को एज अ बाई प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड का काम। तो ये थे ऑर्गन्स जो अदर देन किडनी डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिलीज करने का था। अब हम जो इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे वो हैं कुछ डिसऑर्डर्स जो रिलेटेड हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो सबसे पहला जो है वो है यूरीमिया। यूरीमिया वर्ड जो अपने आप को आराम से डिफाइन कर रहा है, ये क्या डिफाइन कर रहा है कि इस यूरीमिया के केस में एक्यूमुलेट हो रहा है किडनी के अंदर क्या, यूरिया। यूरीमिया, यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है। वो कब एक्यूमुलेट होगा, जब किडनी प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रही है, फिल्टर नहीं कर पा रही है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसको किसी भी रीजन से फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो बॉडी के ब्लड में यूरिया का कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहा जाता है यूरेमिया। सो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू द accumulation of urea in the blood. Accumulation of urea in the blood resulting in a condition called uremia. Okay, so uremia is highly harmful and may lead to kidney failure. यूरेमिया से किडनी फेल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं होगी, जब लगातार हमारे ब्लड में टॉक्सिक मटेरियल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो किडनी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा कि भाई फिल्टर करो, इसे फिल्टर करो, फिल्टर करो, उस पर ओवर आ जाएगा और वो नॉर्मली नहीं कर पा रहा है तो किडनी अपना काम करना बंद कर सकती है। और इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में देयर इज अ टेक्निक जिसे बोला जाता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, जिससे आर्टिफिशियल मीन से ब्लड से यूरिया को या वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट आउट किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, हीमोडायलिसिस। So hemodialysis is a process used to remove urea from the blood. ठीक है, तो जिन लोगों की किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती है, जिनकी नॉर्मल किडनी की डायलिसिस वाला जो फंक्शनैलिटी है उसमें किसी भी रीजन से प्रॉब्लम आ गई है तो उसको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, अब ये डायलिसिस किस तरीके से अपना काम करता है वो देखते हैं। अब यहाँ पर इस पिक्चर में आप अच्छे से देख रहे हैं, एक पेशेंट लेटा हुआ है और यहां पर उसके 2 ट्यूब्स चल रहे हैं। ठीक है, यहां पर उसके 2 ट्यूब्स चल रहे हैं। एक ये है जिसमें ब्लड लिया जा रहा है, ऐसे आर्टरी, इस आर्टरी से ब्लड लिया और उसको फिर पंप कर दिया है एक चैम्बर के अंदर। उस चैम्बर में क्या है, इसकी कॉइलिंग हो रही है ना, ये रेड कलर में डिफरेंट काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल ये जो बनी हुई है कॉइलिंग हो रही है। और ये जो स्काई ब्लू में है वो क्या है, डायलिसिस सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा, जब ब्लड इससे ले रहे हैं तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है भाई कि जो व्यक्ति यहाँ पर लेटा हुआ है उसकी किडनी नॉर्मल काम नहीं कर रही है, तो हमें आर्टिफिशियल मीन से उसका जो ब्लड है उसे प्योरीफाई करना है। उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो ब्लड में प्रेजेंट है, उसको वहां से हटाना है। तो आर्टरी से ब्लड लिया और यहां पर इस टाइम डाल दिया इसके साथ हेपेरिन, जो कि क्या करता है, जो कि है एक एंटी कोगुलेंट, ताकि फ्लो के टाइम पर कहीं बीच में कोई क्लॉट ना बन जाए, तो हेपेरिन उसके अंदर डालते हैं। फिर ब्लड को पंप किया उस पर्टिकुलर चैम्बर में और इसके अंदर ये जो छड़ टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये बना हुआ है सेलोफन पेपर से, सेलोफन ट्यूब से, और इसमें इस तरीके के छोटे 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 छोटे, मैं यहां आपको दिखा देती हूँ, पोर्स बने हुए, ये इस तरीके से बना हुआ है।
अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो। और ये जो पोर हैं ये क्या करने का काम कर रहे हैं? ये जो पोर हैं ये परमिएबल है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो ये जब पोर परमिएबल है नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट के लिए, और ये जो चैम्बर यहां पर है, यहां पर ये आपको जो दिखाया जा रहा है, यहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ है, यहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ है इस तरीके से। और इस फ्लूइड को क्या कहा जा रहा है? इस फ्लूइड को कहा जा रहा है डायलाइजिंग सॉल्यूशन। एंड दिस डायलाइजिंग सॉल्यूशन, इसका जो कंपोनेंट है ये किस चीज से बना हुआ है? ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन बना हुआ है, बिल्कुल इसका जो कंपोनेंट है बिल्कुल प्लाज्मा जैसा है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो बिल्कुल ब्लड का जो कंपोनेंट है प्लाज्मा वो ये है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। लेकिन यहां से जो ब्लड अंदर आएगा उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, यहां से आया था ना आगे। अब नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए यहां पर पोरस है, यहां से निकल जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि बाहर है नहीं अंदर है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है सेलोफेन, जो कि यहां पर आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि ब्लड विद वेस्ट प्रोडक्ट एंड दिस इज डायलाइजर। यहां पर सेलोफेन ट्यूब लगी हुई है जो कि सेमी परमिएबल है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्लड से डायलाइजिंग सॉल्यूशन में मूव कर जाएगा, है ना? वही यहां पर हो रहा है। और मूव करते 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 फिर दोबारा जो है प्योरीफाई हो गया, और इस ब्लड को दोबारा वेन के थ्रू जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी में दोबारा भेज दिया जाता है। अब ये जो सॉल्यूशन है, अब इसमें आ गया डायलाइजिंग सॉल्यूशन में क्या आ गया? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन को क्या करते हैं? सेपरेट आउट करते हैं, जो कि यहां लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें एक्सेस यूरिया और सॉल्ट आ गया है, और नया फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है वो इसमें भर दिया जाता है। ये होती है डायलिसिस प्रोसेस, जिसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, तो वही इस पूरी पिक्चर में बताया हुआ है। सेलोफिन जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और जो सेलेक्टिवली किसको निकालेगी? नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालेगी। यहाँ जो सॉल्यूशन है उसमें कोई नाइट्रोजनस सॉल्यूशन नहीं है, वो केवल प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट यहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव करेगा और सेपरेट हो जाएगा डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, जिसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट मिल गया उसको रिमूव कर देंगे और नया वाला वहां पर भर देंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, अंदर जाने से पहले, वेन में दोबारा भेजने से पहले यहाँ पर एंटीकोगुलेंट जो हमने हिपेरिन डाला था, यहाँ पर एंटी हिपेरिन डाल देते हैं, ताकि हिपेरिन का जो यूज है, एंटी हिपेरिन जो इफेक्ट था क्लॉट वाला वो खत्म हो जाए, क्योंकि जैसा ब्लड लिया है वैसा ही ब्लड अंदर डालना है। ठीक है, सो वही यहां पर सारा कुछ लिखा हुआ है कि ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वेंशनल आर्टरी इज पंप्ड इनटू डायलिसिस यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हेपेरिन। ठीक है, द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफिन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड नोन एज डायलाइजिंग फ्लूइड हैविंग द सेम कंपोजिशन एज द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। द प्रोसेस, और ये जो सेलोफिन मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, इट इज पोरस एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो मूव करता है। ठीक है, और जब क्लियर हो जाता है तो वो दोबारा से उसमें भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की जो है ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है थ्रू आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस प्रोसेस। चलिए, अगला है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। Kidney transplantation, it is an ultimate method for correcting acute renal failure. अगर किसी पेशेंट की किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, वो प्योरीफाई नहीं कर पा रही है ब्लड को, तो उसका किडनी ट्रांसप्लांट होना बहुत जरूरी होता है। तो उस केस में किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, और जो फंक्शनल किडनी है वो उसके किसी रिलेटिव से ली जाएगी या फिर मैचिंग करके ली जाएगी, ताकि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ना हो जाए। क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है? कौन सी सेल सेल्फ है, कौन सी नॉन सेल्फ है। तो जो नॉन सेल्फ होगी उसको हमारा इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और वो उसको फिर
तरह तरह से क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है और अल्टीमेटली जिस पेशेंट के अंदर वो ट्रांसप्लांट हुई है उसको प्रॉब्लम होती है। तो सेल्फ मैक्सिमम मैचिंग के बाद इम्यूनोलॉजिकल लेवल पर बहुत सारी मैचिंग्स होती हैं, तब ये देखा जाता है कि किस पर्टिकुलर डोनर की या रिलेटिव की किडनी इसको ट्रांसप्लांट करनी चाहिए। ठीक है, तो हालांकि ये सारा के सारे टेस्ट होने के बाद आजकल किडनी ट्रांसप्लांटेशन काफी कॉमन हो गया है और जिसको भी एक्यूट रीनल फेलियर की प्रॉब्लम होती है उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई को अगर देशी भाषा में बात की जाए तो उसे बोलते हैं किडनी में स्टोन हो गया है। ठीक है, तो किडनी स्टोन को बोलते हैं रीनल कैलकुलाई। जब कोई भी पर्सन अगर वाटर इनटेक अगर किसी का कम है और ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके अंदर वाटर इनटेक कम है और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तो हैं कम और ये हैं ज्यादा, तो क्या होगा? वाटर कम है, वो ज्यादा है, तो कहीं 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 क्या होगा? एज अ ऑक्सिलेट फॉर्म डिफरेंट जो ये सॉल्ट है वो धीरे 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 उन ब्लड वेसल्स में या किडनी के एरियाज में ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में जम जाते हैं और जिसे बोलते हैं कि वहां पर आपके एक स्टोन हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स धीरे 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 वहां पर डिपॉजिट हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे घरों में पानी आता है, जब पानी हम बर्तन धो रहे हैं या कुछ और अगर कर रहे हैं, जो नॉर्मल जिनके आरओ नहीं लगा है, जो नॉर्मल पानी है, पानी उड़ जाएगा और नीचे कुछ सॉल्ट रह जाता है। वही जो सॉल्ट है वो क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ, अगर हम इस केस में कहें, इलेक्ट्रोलाइट। और धीरे 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 पानी, क्योंकि आप पी नहीं रहे हैं तो पानी के साथ वॉश आउट हो नहीं रहा है बॉडी से, तो किडनी में डिपॉजिट्स हो जाते हैं, उसे बोलते हैं रीनल कैलकुलाई या किडनी स्टोन। अगर वाटर इनटेक बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो ये कैलकुलाई ऑटोमेटिकली खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर है, जो किडनी से रिलेटेड लोगों को परेशानी होती है, उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इट रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। जो ग्लोमेरुलाई यानी कि ये जो कैपिलरी का जो जाल था, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर जो पड़ा हुआ था, उसका इन्फ्लेमेशन होना बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ठीक है, वो जो फिल्ट्रेशन यूनिट थी, जो आर्ट्रियोल या एफरेंट आर्टरी ब्लड ला रही थी, वो जो नेट लाइक स्ट्रक्चर कैपिलरीज थे, फिर उससे फिल्टर आउट होके जब वो वुमेन्स कैप्सूल में जा रहा था, वहां पर उस पर्टिकुलर कैपिलरी रीजन में किसी तरीके से इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए तो उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटेड पार्ट। ये सारा कुछ आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का रिमेनिंग पार्ट था और यहाँ पर आके आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे कंसेप्ट रिलेटेड चीजें कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख लिए, वी विल डिस्कस इट लेटर। थैंक यू।